वादे, जो दावे, जो सपने गुरुग्राम के लिए सरकार लेकर चली थी, पटौदी के लिए सरकार लेकर चली थी, आज कार्यकाल बीत जाने के बीच में एकदम कहां पर खड़ा पाते हैं उन वादों के अनुसार और मुद्दों के अनुसार? आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। जो वायदे किए थे उनसे कई कदम हटकर और आगे बढ़कर माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में समग्र विकास हुआ और गुरुग्राम विकास की दृष्टि से प्रदेश के अंदर अव्वल रहा। आज चंडीगढ़ से 2:30 बजे में निकला और मानेसर से मात्र 35 मिनट तमाम जाम होते हुए भी मैं यहां पहुंच गया। 2014 से पहले हमें राजीव चौक या आपका ये हीरा होंडा चौक, आपका 29 का मेट्रो स्टेशन, एक ही चौक को क्रॉस करने के लिए 1 घंटा लगता था। हम सोचते थे कि हम गुरुग्राम में, नए गुरुग्राम से पुराने गुरुग्राम में जाएं या ना जाएं। आज इतना तीव्र गति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुरुग्राम में किया है और उससे भी आगे बढ़कर जीएमडीए का जो गठन किया, उस जीएमडीए के माध्यम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो अपने एसपीआर के साथ, चाहे वो हमारे वाटर ट्रीटमेंट के और सीवर ट्रीटमेंट के बड़े बड़े प्लांट, आए दिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब भी जीएमडीए की बैठक होती है तो गुरुग्राम के लिए अप्रूव होते हैं और उन पे काम धरातल पर चल रहा है। ये काम वो है जो केंद्र के काम है, जैसे कि अब बार बार जिक्र होता है एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, कहीं केएमपी की बात आती है, कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात आती है, कहीं मुंबई वडोदरा वे की बात आती है। ये केंद्र के काम है। ये मुख्य आपको मैं दुरुस्त कर दूं कि केएमपी केंद्र का काम नहीं है, हरियाणा प्रदेश का काम है, HSIDC डिपार्टमेंट ने। और आपको मैं ये बीच में क्लियर कर दूं कि जीएमडीए में जो अप्रूवल होती है वो केंद्र की नहीं है, वो तमाम बजट प्रदेश सरकार का है। गुरुग्राम के लिए उसमें सभी अधिकारी होते हैं। मतलब केएमपी केजीपी जो एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल, हाँ, वो हरियाणा सरकार का बनाया हुआ है। यूपी का जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का है। हरियाणा के अंदर HSIDC का, वो नेशनल हाईवे नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल मैं पूरा कर लूं एक बार। मेरा सवाल यह था कि उनकी मेंटेनेंस बड़ी अच्छी है, सरकार सराहनीय काम कर रही है, लेकिन जो छोटी सड़कें हैं, गांव से शहर को जोड़ने वाली, गांव से गांव को जोड़ने वाली, महानगर से छोटे शहर को, कस्बे को जोड़ने वाली, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। काम चल रहा है लेकिन गति थोड़ी सी कम है। जरा मैं आपसे बात को कुछ हद तक मानूंगा भी नहीं, कुछ % मान भी लूंगा, क्योंकि जो मेजर जो रोड है उनके अभी, जैसे हमारा पचगांव से और हम फरूखनगर जाते हैं वाया जमालपुर चौक, 45 करोड़ रुपए मंजूर कराकर उसका टेंडर लगा दिया है, वर्क ऑर्डर जाने होने वाले हैं। ये बड़े बड़े काम हैं। इसी तरह प्रत्येक विधायक को अपने इलाके के अंदर जो रोड है उनको ठीक करने के लिए 25 करोड़ प्रति विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, उस पर भी काम चल रहा है। और जहां तक पटौदी मेरी विधानसभा का सवाल है, मेरे विधायक बनने से पूर्व मानेसर और उसके आसपास का एरिया गांव हुआ करता था। ऊंची ऊंची इमारतें थी, लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके वहां फ्लैट बनाए, लेकिन वो कहते थे, बार बार चुनाव में मुझसे कहा कि हमारा जो है सब कुछ गांव है। मैंने कहा भी था मजाक में कि भाई आपने गांव में लिया है तो गांव, लेकिन मैंने उनको स्पष्ट नहीं कहा था, परंतु इतना वायदा किया था। मानेसर के अंदर जब मैं हाईराज बिल्डिंग और गांव में गया तब मैंने कहा कि आपको टोल क्रॉस करके जाना नहीं पड़ेगा, तमाम सुविधाएं, तमाम अधिकारी आपको मानेसर में मिलेंगे। और वो मेरा पहला स्टेप था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसको मंजूर किया और मानेसर एक
देश का पहला ऐसा कारपोरेशन बना जो सीधा गांव से, ना कमेटी ना काउंसिल। और एक ये कहें कि मारुति ने जब अपना नया प्रोजेक्ट गुजरात और खरगोदा में लगाया तो इस बात का एग्जाम्पल भी दिया कि मानेसर गांव से डायरेक्ट इंटरनेशनल स्तर पर इसका कि कारपोरेशन बना। और उसके बाद अब मानेसर सब डिवीजन। एक कई दशकों से मांग आ रही थी, अंग्रेजी हुआ करता था कोई हेली शब्द का, उसके नाम पर पटौदी में हेली मंडी शहर था। दो अलग अलग नगर पालिकाएं थी, पटौदी और हेली मंडी। बहुत लोगों ने मांग उठाई, हमने दोनों को मर्ज करके उनको काउंसिल बनाया और हेली शब्द को हटा के पटौदी मंडी करके उसके डेवलपमेंट का खाका तैयार किया। पटौदी एक बड़ा भव्य शहर आने वाले समय में बनने वाला है। शिक्षा की दृष्टि से करीब करीब 1 दर्जन स्कूल पटौदी विधानसभा में 10 तो अप्रूव हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और एक कॉलेज जो इसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 नवंबर 2021 की घोषणा की और इस वर्ष उसमें एडमिशन भी आरंभ हो गए। इसके अलावा जितने भी कार्य हमारे क्षेत्र के अंदर विभिन्न चाहे HSVP के माध्यम से कराएं, GMDA के माध्यम से, MCG के माध्यम से, MCM के माध्यम से, PWD और मार्केटिंग बोर्ड, उसके बाद पंचायत के माध्यम से, हम कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहां डेवलपमेंट के काम आज नहीं चल रहे हो। आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, मैं स्कूलों पर ही आ जाता हूं। अभी हाल ही में कई स्कूलों को मर्ज किया गया है। कांग्रेस सरकार, विपक्षी पार्टियां आपको घेर रही हैं इस बात के ऊपर कि एक तरफ तो आप ये दावे कर रहे हैं कि हमारे एडमिशन्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल छोड़कर बच्चा सरकारी स्कूलों में आ रहा है, दूसरी तरफ आपको स्कूलों को मर्ज करने की, स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई। ये देखिए, आरोप राजनीति में विपक्ष का काम भी है और उनको लगाना भी चाहिए। अगर उनसे पूछा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया। ये हमारा दक्षिण हरियाणा जो पूरे हरियाणा को रेवेन्यू देता है, लेकिन यहां पर यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी, जब राव नरवीर जी यहां पर कैबिनेट मंत्री होते थे, उनकी डिमांड पर हमारे मानेसर नगर निगम में आज एक यूनिवर्सिटी और एक भव्य यूनिवर्सिटी तैयार होने जा रही है। तो विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ फरूखनगर एरिया में थड़ियों के गांव बोले जाते हैं, 33 गांव, जहां पर पीने के पानी के हालात बद से बदतर थे। बहुत बार जब मैं चुनाव में गया तब भी कहा, उसके बाद भी हमें करीब करीब 17 साल की एक बुढ़िया मिली भी। मैंने कहा, मम्मी आप बताइए इतना कैसे करो, आप तो मेरी माँ से भी उम्र के हो। तो उन्होंने कहा, बेटा जब से शादी हुई है हम तो इतनी दूर से पानी लेके आ रहे हैं, हमारे यहाँ पानी है ही नहीं, खारा पानी है। मैंने उसी दिन तय किया था कि मैं थड़ियों के अंदर पहला प्रोजेक्ट पीने के पानी का लेकर आऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब गुरुग्राम में आए, मैंने अपना खाका रखा, 66 करोड़ रुपए दिया और आज वो प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। बड़ी बड़ी पीने के पानी की पाइप जो कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर है, मेरे 33 गांव में लगभग वो काम पूरे होने वाला है। तो जो बड़े काम है, चाहे वो पानी के हो, स्वास्थ्य के हो, शिक्षा के हो, रोड के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, इन पे युद्ध स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पूरे हरियाणा के साथ साथ गुरुग्राम में अव्वल दर्जे पर काम किए जा रहे हैं। कासन गांव के नजदीक वो भूमि अधिग्रहण वाला मामला था, जो किसान काफी नाराज थे, महापंचायतें हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से समय मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी समय नहीं दे रहे हैं, अधिकारियों से बात करने के लिए कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि हम सीएम साहब से बात करने के बाद आपको बताएंगे। तो उनका सवाल है कि डायरेक्ट सीएम साहब ही हमसे बात क्यों ना कर लें। देखिए, किसानों के प्रति जितनी हमारी सरकार ने किया है, शायद ही किसानों के हित में, आज से पहले किसान भी थे, आज भी किसान हैं। किसान सम्मान निधि हमारी सरकार के द्वारा हुई, भावांतर योजना हमारी सरकार के द्वारा दी गई। और जिस 1810 एकड़ जमीन की आप बात कर रहे हैं, ये 5200 एकड़ जमीन मेरी अपनी विधानसभा में है। 5200 एकड़ जमीन में 2200 एकड़ जमीन को एग्रीकल्चर करके, जो एक बहुत पोटेंशियल जहां था कि एमपी के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया बनना था, रोजगार होने थे, उसको एग्रीकल्चर करके और उसको कन्वर्ट करके छोड़ दिया।
आज हालात ये हैं कि वहां पर अगर कोई छोटा टुकड़ा बेच के निकलना चाहे, अपना बेटी की शादी करना चाहे, मकान बनाना चाहे, तो वहां पर जमीन के 1 करोड़ से भी कम हालात दाम है। ये जबकि गुरुग्राम में इस रेट में कहीं कुछ नहीं आता। परंतु जो 1810 एकड़ है, इस जमीन को 2011 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने इस जमीन को एक्वायर किया था। सेक्शन 4 का नोटिस उन्होंने किया था और 1128 जो इसके साथ है उस जमीन का अवार्ड कर दिया। नियम है कि अवार्ड करते ही आप फंड उनके खाते में ट्रांसफर करें, लेकिन 200 करोड़ डाले और नेक्स्ट डे विड्रा कर लिए। 900 करोड़ के लगभग डालने थे, 200 करोड़ अवार्ड के बाद डाले, नेक्स्ट डे विड्रा कर लिए। कुछ लोग कोर्ट में गए, उस पर स्टे हो गया। तो ये सारा जो जमीन अधिग्रहण का मामला है, ये सारा का सारा कांग्रेस टाइम का किया हुआ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में किया गया था और वही लोग उस समय कोर्ट में किए थे। अब जो कोर्ट में हमारे किसान साथियों के साथ किसान उसमें रह गए, हार गए। अब हमारी सरकार उस कोर्ट के निर्णय को किस तरह पलटे? लेकिन समाधान कैसे निकलेगा जरा? समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री से जो आपने कहा कि किसानों से बात, 4 बार मैं खुद अपने साथ किसानों को लेकर गया हूं सीएम साहब के पास। सीएम साहब के पास एक बार रेस्ट हाउस में सबसे पहली मीटिंग मुख्यमंत्री निवास पर हुई, 1.5 घंटा मीटिंग चली और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बेहतरीन ऑफर दिया कि प्रति किसान हम नए उसमें एक्ट में, आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हम ज्यादा उसमें नहीं कर सकते। अगर उस कोर्ट के अनुसार जाएंगे तो जो नियम है उसके अनुसार 91 लाख रुपया आपको और 450 गज का औष्टिक कोट्टे का प्लॉट मिलेगा। परंतु आउट ऑफ कोर्ट सरकार और किसान में समझौता होता है। तो मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप 1200 गज का जो लैंड पुलिंग पॉलिसी है उसके अनुसार इनको दे दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा था ठीक है हम इस पर देंगे। लेकिन कुछ किसान लोग और किसानों में दूसरे लोग भी शामिल थे, वो गए और वहां जाकर एमडी साहब को लिख के दे आए कि हमें लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं चाहिए। जबकि आज अगर वो 1200 गज का प्लॉट होता तो निश्चित तौर पर 3-4 करोड़ रुपए का वो बनना ही बनना था। उसके बाद भी दोबारा मैंने बात की माननीय मुख्यमंत्री से, गुरुग्राम रेस्ट हाउस के अंदर मैंने मीटिंग रखवाई और वहां भी बात की। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है भाई कि आप लोग तैयार हो। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके विधायक ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, मैंने क्वेश्चन लगाया था इस जमीन के लिए, और जब मैंने क्वेश्चन लगाया तो कांग्रेस ने मेरा विरोध किया था कि आपने क्वेश्चन क्यों लगाया, मुझे रोका गया था बोलने से। परंतु मैंने अपनी बात पूरी भी की थी। माननीय स्पीकर महोदय जी ने मुझे मतलब आप ये चाहते हैं कांग्रेस नहीं चाहती समाधान हो? नहीं चाहती समाधान हो। ऐसा क्यों है? उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा असेंबली के अंदर कि हम ओएसटी कोटे का प्लॉट का साइज बढ़ाकर आपका जो वर्तमान मार्केट रेट है उसके नजदीक ले जाने का प्रयास करेंगे। और ये दूसरी मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं जब बैठा था, डीसी साहब भी बैठे थे, हमारे किसान भी थे, तब कहा। लेकिन उस समय भी ये बात किसानों के कुछ उसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, उन्होंने मना कर दी, कुछ किसानों ने भी मना कर दी। तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी से डीसी साहब के मार्फत मैंने कहा डीसी साहब आप लेके जाइए, और तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी से यहां मिलके आए। मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रपोजल रखा, बात बीच में छोड़कर आ गई। तो ये कहना कि बात नहीं करते, 3 बार का वाकया मैंने बताया। चौथी बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम वी उमाशंकर जी के साथ मीटिंग हुई, वहां भी ये बात वार्तालाप बीच में छोड़ के आ गई। मैं खुद चाहता हूं कि मेरे इलाके के साथ न्याय हो, मेरे किसानों के साथ न्याय हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो। लेकिन उसके लिए बैठकर बात करनी पड़ेगी और उसका रास्ता, ताकि कोर्ट में जो केस कोर्ट से हारे हैं उसको एक तरफ, क्योंकि छोटा तो जा नहीं सकता, जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आया है उसके मध्य हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ना ही उस रेट बढ़ाया जा सकता। परंतु कोर्ट के बाहर हम कंपनसेट करके हम इसको जमीन के रेट को वर्तमान मार्केट रेट तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और उस पॉलिसी पर काम हो रहा है।
मैं स्वास्थ्य की बात पर थोड़ा सा आता हूं। हमने बहुत डिस्कशन किया, सुबह से ही डिस्कशन यहां पर चल रहा था प्राइमरी हेल्थ केयर चीजों को लेकर, अब सरकारी अस्पतालों को लेकर। अगर आपके क्षेत्र की बात करूं और उसमें गुड़गांव को भी मैं जोड़ दूं, तो मेडिकल अपरेटस और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के नजरिए से कहां खड़ा पाते हैं आप पटौदी को भी, गुड़गांव को भी? मैं आपकी बात, वर्तमान परिस्थिति के अंदर मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीएमडीए के मार्फत शीतला माता बोर्ड के साथ मिलकर एक हरियाणा का बेहतरीन मेडिकल कॉलेज, और जिसमें डॉक्टर्स की सीट्स भी काफी होंगी, वो बनाने का हमारा जगह भी चिन्हित हो गई है और उस पर काम चल रहा है। तो ये कहना हमारा गुरुग्राम के स्तर के अनुसार, और पुराना जो हमारा हॉस्पिटल, उसको कितने साल हो गए कभी तोड़ा ही नहीं गया, उसको तोड़कर उसके अंदर स्कूल की जगह ली, जिसमें टाइम लगा, लैंड कन्वर्जन हुई है, उस स्कूल की बिल्डिंग को, स्कूल को आगे शिफ्ट किया गया, और एक बड़े तरीके से काम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हॉस्पिटल जो ये इसका बनाने का जो बीड़ा उठाया है, ये इसके लिए मैं अपने गुरुग्राम जिले की तरफ से भी, पटौदी विधानसभा की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और एक बात और, मैं केंद्र में हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि 500 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल मानेसर के अंदर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के दरखास्त पर एक नर्सिंग कॉलेज भी हमारे मानेसर। तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का पूरा फोकस है, और आने वाले समय में शिक्षा पर और के साथ साथ स्वास्थ्य पर पूरा फोकस हमारा है। अब डेफिनेटली सरकार काम कर रही है इसमें, और सराहनीय काम है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं कि कहीं डॉक्टर्स को स्ट्राइक करनी पड़ती है, तनख्वाह ढंग से नहीं मिल पा रही है, मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, कभी मेडिकल स्टाफ की स्ट्राइक हो जाती है, नुकसान आम व्यक्ति को, आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो सब कुछ चीजें अगर इतनी स्मूथ हैं, इतनी ठीक चल रही हैं, तो फिर हालात जैसे नौबत क्यों आते हैं बीच बीच में? आपका प्रश्न वाजिब है। हम गुरुग्राम को भिवानी, दादरी, हिसार इससे कंपेयर नहीं कर सकते। गुरुग्राम वर्ल्ड की एक आइकॉन सिटी है। पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग गुरुग्राम में रहते हैं। कितने ही लोग माइग्रेट होकर आते हैं, कितने ही जाते हैं। एक गांव के अंदर या एक मोहल्ले के अंदर मूल आबादी 1500 है, तो वैसे आबादी वहां पर 1 लाख है। तो जो प्रेशर है गुरुग्राम पर वो बहुत ज्यादा है, और इस परिस्थिति में आने वाले समय में हम डॉक्टर्स भी तैयार कर रहे हैं, नर्सेज भी तैयार हो रही है। तो ये समस्या बीच में आती रहती है। तो जरा साहब, जिन्होंने गुड़गांव की प्लानिंग की पहले, आप भी गुड़गांव की प्लानिंग बहुत बेहतरीन है। हाँ। क्योंकि मतलब उन्होंने इतनी आगे की सोची नहीं ना, इसका मतलब? नहीं सोची हुई है ना। हाँ। तभी तो उस वहां तक माना एक नया निगम आया है, और तभी तो पटौदी को काउंसिल बनाया है। नहीं, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई गुड़गांव के अंदर। नहीं, ये उस समय जब पहले तैयारी दो कांग्रेस के टाइम में, उस समय कोई भी जो डेवलपमेंट का काम था वो वर्तमान की प्यास लगी कुआं खोद लिया, वो हालात थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अब जो काम कर रहे हैं 2051 आने वाले 30 साल को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो मास्टर प्लान का हो, डेवलपमेंट का हो, रोड का हो, आने वाली जो पॉपुलेशन, जनरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, जितना यहाँ पर प्रेशर संभावित है, उसके अकॉर्डिंग गुरुग्राम के चारों तरफ डेवलपमेंट के सोना तक पहुंच गया, पटौदी, उधर फरूखनगर, यानी कि हम पूरे चारों तरफ, क्योंकि प्रेशर अब इधर आएगा, दिल्ली में तो घुस नहीं सकते, फरीदाबाद में, अरावली में घुस नहीं सकते, बहादुरगढ़ ऑलरेडी जाम है। तो अब जो गुरुग्राम का जो एक्सपेंशन है वो हमारे इधर आगे तक ही जाने वाला है, और इसके दृष्टि के अंदर आरआरटीएस माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से है, ऑर्बिटल जो केएमपी के साथ साथ हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से, इसको ये सारे के सारी जो योजनाएं हैं ये 2051 और आने वाली जनरेशन, और अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी
दुबई गए कि वर्ल्ड क्लास की एक ग्लोबल सिटी उसको भी यहाँ बनाया जाए, जंगल सफारी भी ताकि करेंगे। एक कारपोरेट जो पूरी दुनिया के लोग रहते हैं उन सबको बिजनेस का भी, काम का भी, रहने का भी उस तरह का हम प्रोवाइड कर सके। जराता साहब, कांग्रेस पार्टी के और विपक्षी विधायकों का एक ये आरोप रहता है, एक शिकायत रहती है कि जब क्षेत्र के विकास की बात आती है तो भेदभाव शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं कि विधानसभाओं के साथ किया जाता है। बतौर विधायक क्या आपको ऐसा लगता है? की जैसी भावना होती है उसको वैसा। कांग्रेस के टाइम में जितना भेदभाव दक्षिण हरियाणा के साथ हुआ इतना कभी नहीं हुआ। मैंने शिक्षा के लिए आपको बता दिया, स्वास्थ्य के लिए आपको बता दिया कितना हो। यानी कि आप कोई एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी यहां नहीं, कोई एजुकेशन बोर्ड की ब्रांच यहां नहीं, जो भेदभाव जितना पीने का पानी आप लगा लीजिए, यहां पर एसवाईएल का जो सारा प्रॉफिट जो मिलना है, फायदा मिलना है, एसवाईएल का जो पानी मुख्य तौर पर जो चाहिए हमारे दक्षिण हरियाणा को चाहिए, और इसलिए उसमें भी ढील कांग्रेस के द्वारा बढ़ती गई। अन्यथा 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल पंजाब में कांग्रेस रही, हरियाणा में कांग्रेस रही, लेकिन पानी नहीं आया क्योंकि सरकार की उस समय इच्छा नहीं थी। अब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। माननीय मनोहर लाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में फास्ट पैरवी कराकर उसका निर्णय कराया, उसका एग्जीक्यूशन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जल्दी उसको हम एग्जीक्यूट कराएं। तो दक्षिण हरियाणा के साथ हमेशा से ही भेदभाव रहा है, और अभी भी कुछ उनके लेवल के अधिकारी अभी भी बैठे हुए हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद यहाँ की इनकम को ले जाकर और इस क्षेत्र को पछाड़ने की उनकी मनसा रहती है। परंतु हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और हमारे इलाके के साथ न्याय हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जरावदा साहब, आपने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम विषयों के ऊपर अपनी बात रखी, चाहे सेवा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। कीमती समय दिया हरियाणा न्यूज की कॉन्क्लेव में आने के लिए, गुड़गांव के विषय पर बात रखने के लिए। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरावदा साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया सारे विषयों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी हमारे सामने रखी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे।